कभी सोचा है कि लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते क्यों नहीं? उनके एक्शंस के पीछे का असली रीजन क्या है? क्यों कोई आपसे अचानक अजीब बिहेव करने लगता है? या क्यों आप खुद कभी-कभी ऐसी चीजें कर जाते हो जो बाद में सोचते हो, मैंने ऐसा क्यों किया? ये सारे सवाल ह्यूमन नेचर के हैं और इन्हें समझने की कोशिश रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में की है। ये कोई रूल बुक नहीं है, ये एक मिरर है, एक आईना जिसमें हम पहले खुद को देखते हैं और फिर दूसरों को। तो चलिए इस आईने में झांक कर देखते हैं। पहला लॉ है द लॉ ऑफ इरैशनैलिटी। इसका सिंपल सा मतलब है अपने इमोशनल सेल्फ को मास्टर करना। हम सबको लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं, हम सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं, पर सच ये है हमारे 95% डिसीजंस इमोशंस से आते हैं। गुस्सा, खुशी, डर, इनसिक्योरिटी, ये सब हमारे अंदर के पपेट मास्टर्स हैं जो हमसे काम करवाते हैं और हमें लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एंशिएंट एथेंस से। वहां के लीडर थे पेरिक्लीस। उनके टाइम में एथेंस की स्पार्टा से एक ब्रूटल वॉर चल रही थी। ऊपर से शहर में एक भयानक प्लेग, एक बीमारी फैल गई, हजारों लोग मर रहे थे। सिचुएशन इतनी खराब थी कि लोगों ने अपना दिमाग का कंट्रोल खो दिया। वो पैनिक में आ गए और सारा ब्लेम पेरिक्लिस पर डालने लगे। भीड़ उनके खिलाफ हो गई, उन्हें लीडर के पोस्ट से हटाने की बातें होने लगी। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करेगा? गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, खुद को डिफेंड करेगा। पर पेरिक्लिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लोगों के सामने आए, बिल्कुल शांत। उन्होंने लोगों के डर पर नहीं, उनके प्राइड पर, उनके गौरव पर फोकस किया। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है ये मुश्किल वक्त है। हाँ है, पर तुम लोग वो हो जिन्होंने एक ऐसी ग्रेट सिटी बनाई है। तुम्हें अपने एंसेस्टर्स पर, अपनी सिटी पर, खुद पर गर्व होना चाहिए। ये छोटी मोटी मुसीबतें हमें तोड़ नहीं सकती। उन्होंने लोगों के इमोशंस को समझा, उनके डर को एड्रेस किया, पर उनके गुस्से को और हवा नहीं दी। भीड़ जो उन्हें मारने आई थी वो शांत हो गई। उनका गुस्सा एक प्राइड की फीलिंग में बदल गया। यही है आपसे अपने इमोशनल सेल्फ को मास्टर करना। जब सब पैनिक कर रहे हों तभी शांत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अपने इमोशंस को पहचानो, उन्हें साइड में रखो और फिर सोचो, क्योंकि हाई इमोशंस के टाइम इंटेलिजेंस जीरो हो जाती है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। अपने सेल्फ लव को एम्पैथी में बदलना। नार्सिसिज्म सुनते ही हमें लगता है कोई ऐसा इंसान जो बस अपनी ही फोटो खींचता रहता है, अपनी ही तारीफ करता है। पर ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। हम सब में थोड़ा नार्सिसिज्म होता है। अपने बारे में सोचना, आगे बढ़ने की चाह, ये जरूरी भी है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये डीप नार्सिसिज्म बन जाता है। ऐसे लोग हमेशा अटेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब उन्हीं के बारे में बात करें। उनके अंदर एक ऐसी खाली जगह होती है जिसे वो दूसरों की वैलिडेशन से भरने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए एक स्टोरी है जो वलाची की, जो एक माफिया मेंबर था। उसे पकड़ लिया गया। एफबीआई उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, माफिया के सीक्रेट्स। सारे एजेंट्स फेल हो रहे थे। वो उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे, पर जो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर आया एक एजेंट, जेम्स पी ओकॉनर। उसने एक अलग अप्रोच ली। उसने जो को जज नहीं किया, उसने बस उसकी बातें सुनी, घंटों तक। उसने देखा कि जो को अटेंशन पसंद है, उसको अपनी लाइफ की कहानियां सुनाने में मजा आता है, ये बताने में कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। जेम्स ने उसे वही दिया। वो जो की हर कहानी को बड़े इंटरेस्ट से सुनता था। धीरे धीरे जो को जेम्स पर ट्रस्ट होने लगा, क्योंकि जेम्स ने उसके सेल्फ ओपिनियन को, उसकी खुद के बारे में जो राय थी, उसको रिस्पेक्ट दी। और एंड में जो वलाची ने माफिया के वो राज खोले जो एफबीआई 30 सालों से नहीं निकलवा पा रही थी। लेसन क्या है? लोगों को समझने के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी है। उनके एक्शंस के पीछे का नीड फॉर वैलिडेशन देखो। उनके अंदर के उस बच्चे को देखो जो बस थोड़ी सी अटेंशन चाहता है। जब आप उन्हें वो देते हो तो एक कनेक्शन बनता है। इसके बाद आता है लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। लोगों के मास्क के पीछे देखना।
सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है ना, ये एक मास्क है। ऑफिस में आपसे पोलाइट तरीके से बात करने वाला कुलीग हो सकता है आपसे सीक्रेटली जलता हो, ये एक मास्क है। हम सब एक स्टेज पर हैं और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम वही चेहरा दिखाते हैं जो हम चाहते हैं कि दुनिया देखे। तो फिर असली इंसान को कैसे पहचाने? इसके मास्टर थे मिल्टन एरिक्सन। उनके पास जब पेशेंट्स आते थे तो वो उनके शब्दों पर, उनकी बोली हुई कहानियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो ध्यान देते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज पर। उनके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी सांस लेने की स्पीड क्या है, उनकी आंखों में क्या है। उनका मानना था कि हम अपनी जबान से झूठ बोल सकते हैं, पर हमारी बॉडी झूठ नहीं बोलती। वो सच को लीक कर देती है। अगर कोई आपसे कह रहा है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, पर उसके हाथ उसके पैरों को टाइटली पकड़े हुए हैं, या वो आपसे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, तो समझ जाइए कि वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज में मिसमैच है। और सच बॉडी लैंग्वेज में छिपा है। इनकंसिस्टेंसीज ढूंढो, वहां आपको असली इंसान दिखेगा। चौथा लॉ, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। इसका मतलब है लोगों के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना। ग्रीन कहते हैं कैरेक्टर इज डेस्टिनी। किसी इंसान का कैरेक्टर उसके छोटे छोटे रिपीटेड एक्शन से बनता है। एक पैटर्न होता है और लोग उस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं। अगर कोई हमेशा लास्ट मिनट पर काम करता है तो ये उसका पैटर्न है। अगर कोई गुस्से में चीजें तोड़ देता है तो ये उसका पैटर्न है। इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है हॉवर्ड ह्यूज। वो एक बिलियनेयर थे, फिल्म मेकर, एविएटर, पर उनके अंदर एक कंपल्शन था हर चीज को कंट्रोल करने का। ये उनके काम में दिखता था। अपनी मूवीज के हर छोटे से छोटे डिटेल को वो कंट्रोल करते थे। पर बाद में ये कंपल्शन उनकी पर्सनल लाइफ में भी हावी हो गया। उन्हें जर्म्स का डर लगने लगा। वो हर चीज को साफ रखते थे। ये इतना बढ़ गया कि आखिरी सालों में उन्होंने खुद को एक होटल रूम में बंद कर लिया। किसी से मिलते नहीं थे। उनका कैरेक्टर पैटर्न, उनका कंपल्शन आखिर में उनकी लाइफ को ही कंट्रोल कर गया। तो जब भी आप किसी से डील कर रहे हो, उनके पास्ट को देखो, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। वही उनका फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। लोग बदलते हैं पर उनका फंडामेंटल कैरेक्टर, उनका कोर पैटर्न बहुत मुश्किल से बदलता है। नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर 5, द लॉ ऑफ कवेटसनेस। इसका मतलब है एक एल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनना। आसान भाषा में, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर है। हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमसे थोड़ी दूर हो, थोड़ी मिस्टीरियस हो। कोको शनेल, फेमस फैशन डिजाइनर, इस लॉ की मास्टर थी। जब उन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने अपने डिजाइन्स को लिमिटेड रखा। वो सोशल लाइफ से भी कभी कभी गायब हो जाती थी। इससे लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहती थी उनके बारे में, उनके डिजाइन्स के बारे में। उन्होंने एक ऑर ऑफ मिस्ट्री क्रिएट किया। उनके स्टोर में जाना एक एक्सपीरियंस होता था। उन्होंने अपने ब्रांड को एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं, एक डिजायर बनाया। एक ऐसी चीज जिसे पाने के लिए लोग वेट करें। अगर वो अपने डिजाइन्स को हर स्ट्रीट कॉर्नर पर बेचती तो शनेल आज शनेल नहीं होता। थोड़ा एब्सेंट रहना, थोड़ा मिस्टीरियस होना आपकी वैल्यू बढ़ाता है। लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। छठा लॉ है द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। हम इंसान अक्सर प्रेजेंट मोमेंट में फंस जाते हैं। हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, क्विक सेटिस्फैक्शन, आज का फायदा, आज की खुशी। हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। इसे शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। जर्मनी को यूनाइट करने वाले ऑटो वन बिस्मार्क इसके आपसे ऑपोजिट थे। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। वो हमेशा 10-15 साल आगे का सोचते थे। उनके हर पॉलिटिकल मूव के पीछे एक लॉन्ग टर्म प्लान होता था। जब दूसरे लीडर्स छोटी छोटी बैटल्स जीतने में लगे थे, बिस्मार्क पूरी वॉर जीतने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने पेशेंस रखा, सही टाइम का वेट किया। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनका फायदा शायद 5 साल बाद मिलने वाला था, पर उन्हें पता था कि असली जीत वही है। इसके आपसे उल्टा, आजकल के लीडर्स अगले इलेक्शन के आगे नहीं सोच पाते। आज की छोटी जीत के लिए कल का बड़ा प्राइस मत खोदो। हमेशा लॉन्ग गेम सोचो। अपने लाइफ के डिसीजंस को इस सवाल से पूछो, इसका असर 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। इसका मतलब है लोगों के रेजिस्टेंस को कम करना, उनके सेल्फ ओपिनियन को कंफर्म करके। जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं या उन्हें यह फील कराते हैं कि वो गलत हैं, तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। उनका दिमाग बंद हो जाता है। वो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, भले ही आप सही क्यों ना हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन यानी LBJ इसमें माहिर थे। उन्हें अगर किसी से कोई काम करवाना होता था तो वो सीधे जाकर ऑर्डर नहीं देते थे।
वो उस इंसान के पास जाते, उनकी रिसर्च करते, उनकी ईगो को समझते और फिर वो कहते, देखो ये प्रॉब्लम है और मुझे लगता है इसे सॉल्व करने की स्किल और इंटेलिजेंस सिर्फ तुम्हारे पास है, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा। ऐसा सुनकर सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता था, उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाता था। उसके बाद एलबीजे अपना आइडिया उनके सामने ऐसे रखते थे जैसे कि वो आइडिया उनका नहीं बल्कि उसी इंसान के दिमाग से निकला है, और वो इंसान खुशी खुशी वो काम कर देता था। लोगों को चेंज करने की कोशिश मत करो, उन्हें ये फील कराओ कि वो खुद चेंज होना चाहते हैं। उनकी इंटेलिजेंस और सेल्फ वर्थ को रिस्पेक्ट दो। 8वां लॉ है द लॉ ऑफ सेल्फ साबोटाज, अपने एटीट्यूड को चेंज करना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का रीजन बाहर है, लोग खराब हैं, सिचुएशन खराब है, किस्मत खराब है। पर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी एटीट्यूड से डिसाइड होती है। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं इससे फर्क पड़ता है। अगर आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढोगे तो आपको वही मिलेगी। आप अपॉर्चुनिटीज को भी प्रॉब्लम की तरह देखोगे। रशियन राइटर एंटन चेकॉव की लाइफ इसका एग्जाम्पल है। उनकी लाइफ में बहुत हार्डशिप थी, गरीबी थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, पर उन्होंने अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखा। वो हर इंसान में, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ना कुछ ह्यूमन ढूंढ लेते थे। वो लाइफ को एक एडवेंचर की तरह देखते थे। इस पॉजिटिव लेंस की वजह से ही वो इतने ग्रेट राइटर बन पाए। वो अपने सर्कमस्टांसेस के गुलाम नहीं बने, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उन्हें मालिक बना लिया। अपने दिमाग के फ्रेम को कंट्रोल करना सीखो। नंबर 9 द लॉ ऑफ रिप्रेशन, अपने डार्क साइड को कन्फ्रंट करना। हम सब के अंदर एक शैडो साइड, एक डार्क साइड होती है। गुस्सा, जेलसी, सेल्फिशनेस। हम इस साइड को दबाने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, पर जितना हम इसे दबाते हैं उतना ही ये अजीब तरीकों से बाहर निकलती है। छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा आना, लोगों को सीक्रेटली जज करना, ये सब उसी दबी हुई एनर्जी का नतीजा है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इस पर बहुत काम किया था। उनका कहना था कि अपने शैडो को एक्सेप्ट करो, मानो कि हाँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं। जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो तो उनका कंट्रोल आपसे ऊपर से कम हो जाता है। आप उन्हें क्रिएटिव एनर्जी में बदल सकते हो, अपने अग्रेशन को एम्बिशन में, अपनी जेलसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट में। अपने अंधेरे से डरो मत, उसको समझो, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लॉ नंबर 10 द लॉ ऑफ एनवी, लोग आपसे हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। एनवी यानी जलन एक बहुत पावरफुल ह्यूमन इमोशन है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई डायरेक्टली आकर यह नहीं कहता कि मैं तुमसे जलता हूं। यह हमेशा छिपे हुए रूप में आती है, जरूरत से ज्यादा तारीफ के रूप में या फिर पीठ पीछे क्रिटिसिज्म के रूप में। मैरी शेली, जिन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन लिखी, उनके लाइफ में इसका एग्जाम्पल मिलता है। उनके खुद के फ्रेंड्स जो उनके टैलेंट से जलते थे, वो उनकी सक्सेस को कम करने की कोशिश करते थे। वो उनके काम में छोटी छोटी गलतियां निकालते, पर मैरी ने उनकी एनवी को समझा। उन्होंने उनसे आपसे डिस्टेंस बनाया और अपने काम पर फोकस किया। जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपसे जलने वाले लोग आपसे आएंगे ही। उनके टॉन्ट्स को, उनके बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स को पहचानो और उनसे इमोशनल डिस्टेंस बना लो। उनकी नेगेटिविटी को खुद पर हावी मत होने दो। नंबर 11 द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, अपनी सक्सेस को रियलिस्टिकली जज करना। जब हमें थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि आई एम द बेस्ट। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम स्पेशल हैं, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। इसको ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ये आपको रियलिटी से दूर ले जाता है। माइकल आइजनर, जो डिज्नी के सीईओ थे, इसका शिकार हुए। शुरू में वो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने डिज्नी को कमाल की हाइट्स पर पहुंचाया, पर सक्सेस के साथ उनका ईगो भी बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि उनके सारे डिसीजंस सही हैं। वो अपनी टीम की सुनना बंद कर दिए। आखिर में उनके गलत डिसीजंस की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ और उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया। हमेशा ग्राउंडेड रहो, अपनी सक्सेस को लक और दूसरों के कंट्रीब्यूशन का नतीजा भी मानो। ये सोचना कि सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, ये आपके डाउनफॉल की शुरुआत है। लॉ नंबर 12 द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज को यूज करना। हम सबके अंदर, चाहे हम मेल हों या फीमेल, दोनों तरह की क्वालिटीज होती हैं। मैस्कुलिन जैसे कि लॉजिक, डिसिप्लिन, एम्बिशन, और फेमिनिन जैसे कि इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, एम्पैथी। सोसाइटी हमें एक बॉक्स में डाल देती है। लड़कों से कहती है स्ट्रांग बनो, रो मत। लड़कियों से कहती है नर्चरिंग बनो। पर एक कंप्लीट इंसान वही है जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी दोनों एनर्जीज को यूज कर सके। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल थी। उन्हें एक ऐसी दुनिया में रूल करना था जहां औरतें लीडर नहीं मानी जाती थीं। उन्होंने अपने मैस्कुलिन साइड को यूज किया। वो डिसाइसिव थीं, आपसे टफ डिसीजंस लेती थीं, पर साथ ही उन्होंने अपने फेमिनिन साइड को भी यूज किया।
वो अब से लोगों से कनेक्ट करती थीं, उनकी नीड्स को समझती थीं और अब से पॉलिटिकल सिचुएशंस में इंट्यूशन का यूज करती थीं। यही कॉम्बिनेशन उन्हें इतना पावरफुल रूलर बनाता था। अपने दिमाग के आपसे अदर हाफ को अनलॉक करो। नंबर 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। अपने अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट करवा। बिना गोल के, बिना डायरेक्शन के लाइफ एक भटकी हुई नाव की तरह है। हम छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा क्यों नहीं होता। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास एक बहुत क्लियर पर्पस था, सिविल राइट्स फॉर एवरीवन। ये पर्पस इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने उसके लिए अपनी जान भी दे दी। जब आपके पास एक पर्पस होता है तो आपको डेली की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स परेशान नहीं करती। आपके अंदर एक एनर्जी आती है, एक फोकस आता है। आपको पता होता है कि आप सुबह क्यों उठ रहे हो। अपनी लाइफ का एक हायर गोल सेट करो, वही आपका नॉर्थ स्टार है। लॉ नंबर 14, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। लोगों के ग्रुप प्रेशर को रेजिस्ट करना। हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं, हमें ग्रुप में रहना पसंद है, पर इसका एक साइड इफेक्ट है। हम ग्रुप की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। हम वही चीजें बिलीव करते हैं जो ग्रुप बिलीव करता है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। इसको ग्रुप थिंक कहते हैं। सोक्रेटिस इसके खिलाफ थे। वो एथेंस के लोगों को अब से ग्रुप बिलीफ्स पर क्वेश्चन करने के लिए एनकरेज करते थे। वो कहते थे, थिंक फॉर योरसेल्फ। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी अलग सोच रखो। इसकी वजह से उन्हें मौत की सजा दी गई, पर उनका मैसेज आज भी जिंदा है। हमेशा ग्रुप से एक स्टेप पीछे हट के सोचो, क्या मैं इस बात को इसलिए मान रहा हूं क्योंकि सब मान रहे हैं, या क्योंकि यह सच में लॉजिकल है। बी एन इंडिविजुअल। 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस। लोगों को हमेशा आपसे इंटरेस्टेड रखना। लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर आप हमेशा प्रेडिक्टेबल रहोगे तो लोग आपसे इंटरेस्ट खो देंगे। पाब्लो पिकासो इस लॉ को समझते थे। वो एक ग्रेट पेंटर थे, पर उन्होंने अपने आप को कभी एक स्टाइल में बांध नहीं किया। उनका आर्ट हमेशा इवॉल्व होता रहा। ब्लू पीरियड, रोज पीरियड, क्यूबिज्म। वो हमेशा कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड करते थे। इससे आर्ट वर्ल्ड हमेशा उनके अगले मूव का वेट करता था। अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाओ, नई चीजें ट्राई करो, अपने ओपिनियंस को इवॉल्व करो, लोगों को गेस करने दो। लॉ नंबर 16, द लॉ ऑफ एग्रेशन। अपने आप से कन्फ्रंटेशनल बनो। हम अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि नाइस बने रहने से सब ठीक रहेगा, पर ग्रीन कहते हैं कि लाइफ में आपसे जरूरी बैटल्स को लड़ना पड़ता है। अगर आप हमेशा पीछे हटोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। कैथरीन द ग्रेट, रशिया की एम्प्रेस, बहुत आपसे चार्मिंग और पोलाइट थीं, पर जब जरूरत पड़ती थी तो वो अपने एनिमीज को कन्फ्रंट करने से डरती नहीं थीं। उन्हें पता था कि कब स्वीट टॉक करना है और कब तलवार निकालनी है। अपनी बाउंड्री सेट करो, अपने राइट्स के लिए स्टैंड लो। कंट्रोल्ड एग्रेशन एक जरूरी टूल है। 17, द लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। हिस्ट्री से सीखना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जनरेशन सबसे स्मार्ट है, हमसे पहले के लोग तो ओल्ड फैशन थे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। ह्यूमन नेचर हजारों सालों से चेंज नहीं हुआ है। जो मिस्टेक्स लोग 1000 साल पहले करते थे, वही मिस्टेक्स हम आज भी कर रहे हैं। हिस्ट्री को पढ़ो, वहां आपको ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न्स दिखेंगे। इससे आपको प्रेजेंट को बेहतर समझने में हेल्प मिलेगी। और आखिरी लॉ नंबर 18, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल। लाइफ की मॉर्टालिटी को एक्सेप्ट करना। हम सबको पता है कि एक दिन हमें मरना है, पर हम इस थॉट को हमेशा अब से दूर रखते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा यहीं रहेंगे। इससे हम चीजों को कल पर ताड़ते रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी फेमस स्टैनफोर्ड स्पीच में कहा था, रिमेंबरिंग दैट आई विल बी डेड सून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आई हैव एवर एनकाउंटर्ड टू हेल्प मी मेक द बिग चॉइसेस इन लाइफ। जब आपको ये एहसास होता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो। आप वही करते हो जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं ह्यूमन नेचर के कुछ लॉज। इन्हें जानने का मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि पहले खुद को समझना है। जब आप अपने अंदर के पैटर्न्स, अपने इमोशंस, अपने मास्क्स को समझ जाओगे, तभी आप दूसरों को एक अलग, एक बेहतर नजर से देख पाओगे और शायद उनके साथ बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। द रियल गेम हमेशा अंदर से शुरू होता है।